शुभ संध्या। मैं डॉक्टर नितीक्षा शर्मा इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी IFPH के हिंदी सत्र के 556वें दिन पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन कर रही है। प्रारंभ में यह अंग्रेजी और मलयालम भाषा में आयोजित किया जाता है, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजित किया जा रहा है। इस प्रकार के कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ ज्ञान साझा करना और आपसी सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। आइए आज की बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। मैं डॉक्टर नितीक्षा शर्मा आप सभी का पुण्य स्वागत करती हूँ। मैं आज के इस बैठक के मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप सबों को आज के वक्ता का परिचय देती हूँ। आज की वक्ता डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल जी इंडिया टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट कोलकाता, इंडिया से नोबल अवार्ड प्राप्त करता होम्योपैथिक डॉक्टर, सभी बीमारियों का इलाज ऑनलाइन कंसल्टेशन भी क्लिनिक के अलावा पूरे विश्व में उपलब्ध है। उनके लेक्चर उडेमी पर भी लाइव हैं। उनके व्लॉग वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं जो कि है www.गरिमाblog.com। डॉक्टर गरिमा आरके हॉस्पिटल में होम्योपैथिक फिजिशियन हैं। SCPH प्लस PGNAHI स्किन स्पेशलाइजेशन यूनिवर्सिटी ऑफ साइबर जया मलेशिया से प्राप्त किया है। आज के वेबिनार में डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल जी हमारे बीच स्किन रोग, सोरियासिस और होम्योपैथी पर चर्चा करेंगी। अब मैं अपनी मुख्य अतिथि से आग्रह करती हूँ कि कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। सभी को मेरा नमस्कार। और दिवाली आने वाली है, इसलिए सभी को हैप्पी दिवाली। और सबसे पहले मैं IFPH को थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाऊं। तो इनके CEO और सभी टीम को मेरा थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सोरायसिस और होम्योपैथी के बारे में। ये विजिबिलिटी आ रही है या मैं स्लाइड प्रेजेंटेशन से हटाऊं सभी को? दिख रही है मैम, आपकी स्क्रीन दिख रही है। ओके। सबसे पहले यस हम मैम, विजिबल है। हाँ, एक्चुअली ये जैसे साइड वाली आ रही है ना, तो मुझे वो लग रहा है कि विजिबिलिटी नहीं आ रही होगी। सबसे पहले हम जानेंगे सोराइसिस है क्या। तो एबनॉर्मल, एक्सेसिव और रैपिड ग्रोथ होना एपिडर्मल लेयर का, मींस स्किन की सबसे बाहरी सतह होती है एपिडर्मिस। उसमें यदि रिपीटेड और बहुत फास्ट ग्रोथ होने लगे तो वो सोराइसिस है, एक ऑटो इम्यून डिसीज है। किसी भी नॉर्मल इंसान में ये बाहर की जो लेयर है एपिडर्मिस, उसकी जो स्किन सेल्स हैं वो 28 से 30 दिन में, सॉरी कुछ कह रहे हैं आप? मुझे किसी की वॉइस आई। शैल आई कंटिन्यू? तो ये जो नॉर्मल स्किन लेयर है, इसकी जो सेल्स हैं वो 28 से 30 दिन में बदलती है, रिप्लेस होती है अपने आप। लेकिन जब सोराइसिस होगा तो ये हर 3 से 5 दिन में रिप्लेस होगी। तो इतने फास्ट रिप्लेसमेंट की वजह से एक इन्फ्लामेशन बना रहेगा और वो सोराइसिस होता है। तो इस तरह से रिप्लेसमेंट होना, उसके जो केराटिनोसाइट्स है उसका प्री मैच्योर मैच्योरेशन होने लगता है। मतलब जो सेल 28 दिन में मैच्योर होनी चाहिए वो पहले ही 3 से 5 दिन में ही मैच्योर होके सेल को रिप्लेस करती है। तो फास्ट रिप्लेसमेंट की वजह से, जल्दी जल्दी उस सतह के बदलने की वजह से बीमारी हो जाना, वो कहलाता है सोराइसिस। अब ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून का मतलब है हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है,
वो खुद की ही नॉर्मल सेल्स को खाने लगता है, उसे एनगल्फ करता है या उसे डिस्ट्रॉय करता है। हेल्दी सेल्स यदि खत्म होने लगती हैं तो डिसीजेस डेवलप होती हैं, वो कहलाती है ऑटो इम्यून डिसीज। लॉन्ग लास्टिंग है सोरायसिस का, एज सच अदर पैथीज में कोई इलाज नहीं है, बट होम्योपैथी इसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकती है। हम इसे क्योर्ड केस के द्वारा भी समझेंगे। एबनॉर्मल पैचेस ऑन स्किन, आप देख सकते हैं इसमें ये पैचेस बने हैं, कहीं रेड कलर के होते हैं, किसी में थोड़ा, जो बहुत ज्यादा गोरा इंसान होगा उसमें पिंक पर्पलिश भी दिखते हैं। स्किन बिकम्स ड्राई, इची एंड स्केली। खुजली बहुत ज्यादा होती है इसमें, मीन्स पेशेंट लिटरली आते हैं कि मैम कंघी से खुजा रहे हैं, कोई लोहे की झरिया से, किसी सलाख से खुजा रहा है। इतनी सिवियर इचिंग है, क्योंकि इन्फ्लामेशन सिवियर है, इस वजह से इचिंग भी ज्यादा होती है। स्केली होता है, स्केली स्केल्स टाइप बनती, सिल्वरी व्हाइट कलर की। आप ये देख रहे होंगे कि व्हाइट कलर का व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं। एग्जैक्टली रेडनेस तो स्टार्टिंग फेज होती है, सिल्वरी व्हाइट होना ये सोरायसिस की लास्ट स्टेज पे जाता है। इट वेरीज फ्रॉम स्मॉल लोकलाइज्ड पैच टू द कंप्लीट कवरेज ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली एक दो पैच पे पेशेंट आता ही नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, बहुत रेयर केसेस देखने मिलते हैं। जब बहुत कुछ बॉडी पे कवर कर चुका होता है तभी पेशेंट होम्योपैथ्स के पास आते हैं, व्हाट आई हैव सीन। नाउ टाइप्स ऑफ सोराइसिस। सबसे पहला है प्लाक सोरियासिस, सेकेंड इज इरिथ्रोडर्मिक, थर्ड गटेट सोराइसिस, इनवर्स सोराइसिस एंड पस्चुलर सोराइसिस। इसमें जो मोस्ट कॉमन वैरायटी है वो है प्लाक। मैक्सिमम केसेस इसी के ही देखने मिलते हैं, बाकी चार वैरायटी बहुत रेयर हैं, और इसके अलावा कुछ और रेयर तीन वैरायटीज हमें देखने मिलेंगी। एक एक करके हम सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है प्लाक सोराइसिस, इसका दूसरा नाम है क्रॉनिक स्टेशनरी सोराइसिस या सोराइसिस वल्गैरिस। तो ये बहुत कॉमन है, 90% सोराइसिस यही देखने मिलता है हमें। ये आप देख रहे हैं, जैसे ये सिल्वरी व्हाइट स्केल होना मोस्ट कॉमन फॉर्म है ये, है ना। रेज्ड एरिया ऑफ इन्फ्लेम्ड स्किन कवर्ड विथ सिल्वरी व्हाइट स्केली स्किन, ये है रेज्ड एरिया। स्किन से हटके ऊपर की तरफ रेडनेस रहेगी, इन्फ्लामेशन रहेगा, एक अलग से स्किन उठेगी और उस पे व्हाइटनेस आएगी, स्केल्स बनेंगी। मेनली ये एक्सटेंशन सरफेस में ज्यादा देखने मिलता है बजाय फ्लेक्सुरल के। एक्सटेंशन सरफेस क्या होती है, जैसे एल्बो, कोहनी के पीछे का हिस्सा, ये जो एक्सटेंड हो सकता है, नीज एक्सटेंड हो सकते हैं, ऊपरी सतह जो एक्सटेंसर सरफेस है, स्कैल्प और बैक, पीठ पे देखने मिलता है। नेक्स्ट वेराइटी है पस्चुलर सोराइसिस। पस्चुलर वाला नॉन इन्फेक्शियस है, इसका पस, ये कभी ऐसा नहीं है कि इसका पस दूसरी जगह लगेगा तो फैलेगा, जबकि एक्जिमा कंटेजियस भी हो जाता है, रिंगवर्म बहुत ज्यादा कंटेजियस है, लेकिन पस्चुलर सोराइसिस कंटेजियस नहीं है। रेज्ड बम्प्स विद पस्ट्यूल्स, ये एरिया आपको दिख रहा है रेज्ड है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है और पस भरा हुआ है अंदर। रेडनेस है तो ऑब्वियस सी बात है, जहां भी इन्फ्लामेशन होगा टेंडर होगा, टेंडर मीन्स जरा सा भी टच करेंगे तो वो एरिया पेनफुल होगा। इसके कॉमन सिम्टम सारे इन्फ्लामेशन के हैं, रेडनेस रहेगी ही, पेन रहेगा, इचिंग आएगी, ये तीन सिम्टम बहुत कॉमन है, और स्केली रहेगा। अब वो व्हाइट स्केली रहता है कुछ में पस्चुलर हो गया जैसे इसमें। नेक्स्ट वैरायटी है इनवर्स सोराइसिस। इनवर्स या इसका नाम है फ्लेक्सुरल, ये एक ऐसा सोराइसिस है जो फ्लेक्सुरल एरिया में रहेगा। ये एक्सटेंसर सरफेस ना कवर करके अंदर की सरफेस फ्लेक्सुरल एरिया को कवर करता है, जैसे स्किन फोल्ड्स हो गए, जेनाइटल्स हो गए, थाइज हो गए, थाइज में, ग्रोइन में, वो एरिया फ्लेक्शन का एरिया होता है। आर्मपिट्स हो गया, है ना। ओवरवेट एब्डोमिनल फोल्ड्स अंडर ब्रेस्ट एरिया में बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन वहां पर एक्जिमा भी कॉमन होता है। तो एक्जिमा और सोराइसिस में क्या डिफरेंस है उसे हम डीडी में जरूर देखेंगे। बिटवीन बटक्स, इसका जो पैच होगा वो बहुत स्मूथ इन्फ्लेम्ड पैच होगा, और अक्सर कर गर्मी में हीट की वजह से
ट्रॉमा की वजह से या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से ये एग्रावेट होता है। नेक्स्ट वैरायटी है गटेट सोराइसिस। ये ओवरऑल बॉडी में ज्यादा देखने मिलता है, ट्रंक, लिम्स, स्कैल्प इसको कवर करता है। और ये जो बाकी वैरायटीज है ना प्लाक के अलावा, तो वो सारी 10% के अंदर आती है और बहुत रेयर केसेस हैं इन सारी वैरायटीज के। स्मॉल स्केली रेड और पिंक, आपको दिख भी रहा होगा ये इमेज पे, ये रेड है, उस पे ड्रॉपलेट रेड या पिंक ड्रॉपलेट है, जिसपे व्हाइट हल्की सी सिल्वरी आपको स्केल दिख रही है। तो इस तरह के जो ड्रॉपलेट्स बनेंगे, पैप्यूल्स या लीजन बनते हैं, तो ये गटेट वैरायटी है। ये अक्सर कर बच्चों में या फिर यंग एडल्ट्स में देखने मिलता है। एंड लास्ट वैरायटी है इरिथ्रोडर्मिक। ये एक ऐसी वैरायटी है जो प्लाक सोराइसिस का एक्साजर्बेशन पार्ट है। यदि प्लाक सोराइसिस बढ़ जाए, बहुत रिकरेंट हो, तो ये इरिथ्रोडर्मिक में कन्वर्ट हो सकता है, जिसमें ये ऑलमोस्ट पूरी बॉडी को कवर करता है। साथ ही साथ ये फेटल हो सकता है। इसके फेटल होने का रीजन, बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन जब भी होगा बॉडी में, तो उस वजह से बॉडी की एबिलिटी खत्म हो जाती है कि वो टेम्परेचर रेगुलेट कर पाए। टेम्परेचर का रेगुलेशन यदि नहीं हो पाया तो ये फेटल कंडीशन में जा सकता है। इन्फ्लामेशन एंड एक्सपोलेशन ऑफ स्किन विद सीवियर ड्राइनेस, इचिंग, स्वेलिंग एंड पेन, इसमें भी वही सारी चीजें मिलेंगी। इसमें एक्सपोलिएशन ज्यादा रहता है, पाउडरी फॉर्म ज्यादा झड़ता है। तो ये हो गई इसकी 5 वेराइटीज जो मेन वेराइटी हैं। तो 90% तो कवर करता है प्लाक, रेस्ट 10% में ये वेराइटीज हैं। इसके अलावा हैं कुछ 3 वेराइटीज और, जैसे नैपकिन सोराइसिस, माउथ सोराइसिस एंड सेबोरिक सोराइसिस। तो नैपकिन सोराइसिस बच्चों में होगा, ऑब्वियस ही बात है, 2 साल के अंदर के बच्चों में होगा, नैपकिन एरिया में होगा। और ये जो नैपकिन एरिया कवर करता है, ये धीरे धीरे कई बार एक्सटेंड कर जाता है थाइस तक, लेग्स तक। तो डाइपर का जो एरिया होता है, वहां पर जो भी इन्फ्लामेशन होगा वो नैपकिन सोराइसिस में जाता है। इसमें भी लाल लाल ये रेड पैप्यूल्स बने हैं इसमें, इस वाली इमेज में आप देख सकते हैं। सिल्वरी स्केल्स इनमें भी बनेगी, बच्चों में भी, इस इमेज में भी आपको दिख रहा है। माउथ सोराइसिस बहुत रेयर है, रेयरेस्ट है इवन, लेकिन ये ओरल म्यूकोजा भी अंदर कवर करता है। और टंग होगी जब इसकी फिशर्ड होगी, एकदम कटी फटी सी बिल्कुल, और उसमें भी स्केल्स बनती है। सिबोरिक, सिबोरिक द लास्ट वन, ये जहां भी सिबेशियस ग्लैंड या ऑयली स्किन रहेगी उस एरिया को कवर करता है, जहां भी सीबम का प्रोडक्शन ज्यादा है, जैसे स्कैल्प हो गया, फोरहेड हो गया, ये नोज के जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स ऑफ माउथ है, चेस्ट है, स्टर्नम एरिया है, इन जगह पर जहां हेयर है या सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट है, तो इसमें भी रेड प्लाग बनेगा, ग्रीसी स्केल्स रहेंगी। तो ये इस तरह से सारी वेराइटीज हुई। अब हम बात करते हैं कॉजेस की। तो एज सच पैथोलॉजिकल कॉज ये हैं जेनेटिक, ऑब्वियसली किसी की फैमिली हिस्ट्री में यदि सोराइसिस है, फादर को, ग्रैंडफादर को, मदर को, ग्रैंड मदर को, तो बच्चों में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइफ स्टाइल में बात करें तो लाइफ स्टाइल ऐसी है कि सीजनल चेंजेस हो गए, क्लाइमेट चेंजेस हो गए, उसकी वजह से होता है। हीट में किसी को समर में ज्यादा तकलीफ है, इचिंग वाला पार्ट है जो, वो इचिंग विंटर में ज्यादा इचिंग होगी। लेकिन जैसे फ्लेक्सुरल हमने पढ़ा था, वो हीट में या समर में ज्यादा होगा। अल्कोहल, सिगरेट, ये भी एक कॉज में आता है। नेक्स्ट इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट ऐसी स्टेट है जहां पर इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, इम्पेयर्ड हो चुका है, क्रोनिक डिसीजेस बन चुकी हैं। फॉर एग्जांपल एसएलई हो, किसी तरह की ऑटो इम्यून डिसीज हो, एड्स हो, या फिर और भी किसी तरह की कैंसर हो। इन सारे केसेस में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में सोराइसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी भी तरह का पोस्ट इन्फेक्शन, ट्रॉमा, सर्जरी, कट या स्क्रैप, इसके बाद भी सोराइसिस डेवलप हो सकता है।
एब्यूज ऑफ सम मेडिकेशंस, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, मेडिसिन कुछ यूज हो जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स हो, एंटी मलेरियल या एंटीबायोटिक्स, मूड स्टेबलाइजर्स, इन सब के अब्यूज की वजह से, रिपीटेड बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से, या ड्रग इंड्यूस्ड सोराइसिस भी डेवलप हो सकता है। हम बात करें इमोशनल कॉज की, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। स्किन का काम है कम्युनिकेट करना, तो जहां कम्युनिकेशन टूटेगा वहां सोराइसिस होगा। एक्जिमा एंड सोराइसिस, इन दो को हम समझेंगे। एक्जिमा में फियर ऑफ सेपरेशन है, किसी अपने को खोने का डर, लेकिन जहां उस अपने को खो दिया वहां डेवलप होता है सोराइसिस, कंप्लीट डिटैचमेंट जहां हो चुका है। एक एग्जांपल अलग तरह से समझाती हूँ कि व्हाट इज इमोशनल पैथोलॉजी। तो लंग्स का काम क्या है? ऑक्सीजन सप्लाई करना, बॉडी को ऑक्सीजन देना। ऑक्सीजन लाइफ देता है, यदि ऑक्सीजन ना मिले, लाइफ इम्पेंड होगी, तो फियर ऑफ डेथ आएगा। तो जैसे एक, अब इसको इमोशनली हम जोड़े, ये तो फिजिकल हुआ, फिजियोलॉजिकल। इमोशनली जोड़े तो एकदम से शेर आ गया, अचानक से शॉक लगेगा किसी को भी, अरे अरे बाप रे ये क्या हो गया, मरने वाला हूं, मैं तो मरने वाला हूँ। दैट फियर ऑफ डेथ लीड्स टू किसी भी तरह की लंग डिसीज, लंग कार्सिनोमा हो सकता है, एकदम सडन निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, वॉट जो भी डिसीज डेवलप हो रही है लंग्स रिलेटेड, वो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट फियर ऑफ शॉक। उसकी इंटेंसिटी, उस शॉक की जो इंटेंसिटी है वो मैटर करती है कि वो उस इंसान में क्या डेवलप कर रही है, क्या वो उस इंसान उस चीज के लिए ससेप्टेबल है या नहीं। सेंसिटिविटी भी मैटर करती है। बट इमोशनल कॉज लंग्स डिसीज का फियर ऑफ डेथ होगा, क्यों? क्योंकि उसका जो काम है कि लाइफ देना, उसका ऑपोजिट ही हर चीज को कॉज कर सकता है इमोशनल लेवल पर। सिमिलरली स्किन का काम है कम्युनिकेट करना, एक कम्युनिकेशन है ये। तो कम्युनिकेशन में जहां फियर रहेगा वो एक्जिमा डेवलप करेगा, और जहां कंप्लीट डिटैचमेंट आया वो सोराइसिस डेवलप करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो एक्जिमा जो है वो, सॉरी, एक्जिमा जो है फ्लेक्सुरल एरिया में होता है, जैसे एल्बो, एल्बो के अंदर के एरिया में एक्जिमा होगा। सोराइसिस जो होगा एल्बो के बाहर एरिया में होता है, एक्सटेंसर सरफेस में। एक्जिमा में इचिंग होती है, वो अक्सर नाइट में होती है, और सोराइसिस में जो इचिंग है उसके साथ बर्निंग होगी, कट्स लगेंगे, डीप क्रैक्स होंगे, स्केलिंग होगी। एक्जिमा ऑटो इम्यूनिटी के लेवल पर नहीं है, जबकि सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसीज है। सोराइसिस में सिल्वरी व्हाइट स्केल्स बनती हैं, मतलब आपके पास उतनी सिवियरिटी पे केस आता है तो बनती है, वो 100% है कि सिवियरिटी पे जाना ही जाना है। लेकिन एक्जिमा में ऐसा कुछ नहीं होता है। सोराइसिस में शेडिंग होती है कि वो जो पपड़ी है वो झड़ के एक पाउडर फॉर्म आपको दिखेगा भी कि हाँ पाउडर जैसा कुछ झड़ रहा है, जबकि एक्जिमा में ऐसा नहीं होता। रिंगवर्म से कंपेयर करें, आप देख रहे होंगे ये सर्कुलर पैच बन रहा है। रिंगवर्म ऐसा ही है, छोटे पैच बन सकते हैं, छोटे पैच बन सकते हैं, बड़े पैच बन सकते हैं, बहुत बड़े बड़े भी थाइज ग्रोइन एरिया में। और ये एक फंगल इन्फेक्शन है, जबकि सोराइसिस फंगल इन्फेक्शन नहीं है, वो ऑटो इम्यून डिसीज है उसमें। और ये रिंगवर्म जो है कंटेजियस है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत इजीली स्प्रेड होता है, किसी का टॉवल यूज कर लिया तो भी स्प्रेड हो जाएगा, और सोराइसिस ऐसा नहीं होता। चलिए अब हम एक केस को देखते हैं जो हमारा क्योर्ड केस है सोराइसिस का, उसको डिस्कस करते हैं। फीमेल एज 23 ईयर्स सफरिंग फ्रॉम सोराइसिस। शादी को इनके मुश्किल से 1 साल हुआ था, और इन्हें 6 महीने, नहीं 1 साल नहीं, सॉरी, शादी 3 साल पहले हुई थी, 20 साल की एज में इनकी शादी हो गई थी, और उसके बाद इन्हें शादी के 1 साल बाद ही सोराइसिस डेवलप हो गया था। थाइज में था, लेग्स में था, हैंड्स, फेस, नेक, कुछ हद तक अंडर ब्रेस्ट एरिया भी कवर्ड था। मतलब ओवरऑल एक बॉडी में देखें तो पूरा ही सोराइसिस डेवलप था।
लेकिन स्टार्टिंग इनकी जो हुई थी नीचे पैरों से, थाइस से हुई थी और अपवर्ड्स आई, लेटर ऑन लेग्स में क्या, ईचिंग बहुत ज्यादा थी और रेडनेस लीड्स टू स्केलिंग, स्केलिंग के लेवल पर, मतलब पेशेंट जब आया था तब उनकी स्केलिंग होने लगी थी, सिल्वरी वाइट स्केल थी, ये इमेज में जैसा दिख रहा है इस टाइप की थाइज और लेग्स कवर्ड थे उनके, और इतनी इचिंग थी कि ये कुछ कोम वगैरह लेकर पूरे दिन खुजलाती रहती थी, और उसके बाद बर्निंग होती थी, वो क्रैक होता था एरिया और उस जगह पे ब्लीडिंग भी होती थी। 2 साल से था इसलिए हमें टेम्परेचर का भी पता है कि हाँ इन्हें एग्रावेट समर में ज्यादा करता था, और जब भी मीठा खाती थी इन्हें प्रॉब्लम होती थी। स्टिल इनकी डिजायर हमेशा स्वीट्स रही है, हमेशा इन्हें मतलब मीठा एग्रावेट भी कर रहा है और मीठा पसंद भी है। मीठा पसंद था, सार खट्टा पसंद था, और स्वीट डिसएग्रीज। थर्स्टी, पेशेंट को प्यास बहुत लगती थी, और पर्सपिरेशन प्रोफ्यूज ऑन होल बॉडी, पूरी बॉडी में पसीना बहुत आता था, गर्मी सहन ही नहीं होती थी एग्जैक्टली। थर्मल्स में हॉट है, इन्हें बिल्कुल कूलर, जहां लोगों को कूलर या फैन की जरूरत होगी वहां इन्हें कूलर और एसी चाहिए, इतनी हॉट टेम्परामेंट थी। ड्रीम्स ऑफ फॉलिंग, ये एक ऐसा ड्रीम था उनका कि इन्हें बचपन से आता था कि कई बार सपने में ये गिर रही हैं। सेंसिटिव टू टाइट क्लोथिंग, जरा सा भी टाइटनेस गले में बर्दाश्त, गर्दन में बर्दाश्त नहीं होती थी, ज्वेलरी भी है वियर नहीं कर पाती थी। मेंटल जनरल्स की बात करें तो चाइल्डहुड वाज ऑसम, बहुत ज्यादा लाडली रही हैं अपने घर में, अपने परिवार में, बहुत लाडली बच्ची रही हैं, हाईली डिमांडिंग रही हैं, इनने जो चाहा वो पूरा हुआ है कि मुंह से बोला ये चाहिए और वो आ जाता था। एक्सट्रोवर्ट, बहुत जल्दी दोस्त बना लेना, बहुत ज्यादा बातूनी, बहुत, हम मतलब जो केस मेरा शायद 1.5 घंटे में होता है इनके साथ केस लेने में मुझे 3 घंटा लगे, बिकॉज नॉन स्टॉप बोलना। बट एक फुलिश टॉक थी, मतलब आपने सवाल कुछ किया, एक तो कंसंट्रेशन बहुत डेफिशिएंट था कि जो भी सवाल किया उसको एक बार में वो समझ नहीं पा रही, 2 बार मुझे उस क्वेश्चन को रिपीट करना पड़ रहा था, ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ। और पेशेंट उस क्वेश्चन को पहले रिपीट करता, मैंने यदि पूछा आपको प्यास लगती है या पानी पीने की आदत बना ली है आपने, आप इतना जो पानी पीते हो तो आदत बना ली है क्या मैम, फिर से बोलिए। अगेन रिपीट किया मैंने, बोली मैंने पानी पीने की आदत बना ली या प्यास लगती है, मैम प्यास लगती है, गला सूखता है मेरा। इट्स लाइक कि एक उनका खुद का कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट था, समझ नहीं पा रही थी, रिपीट करना, कभी कोई फिजिशियन कोई डॉक्टर क्वेश्चन पूछे तो वो वापस रिपीट करके आंसर देना, प्लस फुलिश आंसर। बचपन में खेलना पसंद था, डिलीजेंट थी, बट 10th फेल, एम्बेरसमेंट था उस चीज का कि हाँ मैं 10वीं में फेल हुई हूँ, इस चीज का एम्बेरसमेंट रहा है, कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट, फॉरगेटफुल, वीक मेमोरी, इन्हें अब याद कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत ज्यादा बचपन का जो भी पूछा गया वो बहुत अच्छे से इन्हें याद भी नहीं था। डल इन इंटेलेक्ट, पंक्चुअल, अपनी टाइम से आ जाना, जब भी अपॉइंटमेंट रहे टाइम से रहती थी। इरिटेबल, चिड़चिड़ी, जिद्दी बहुत ज्यादा, जरा सी बात में गुस्सा होना, चीजें तोड़ने फेंकने की आदत बहुत ज्यादा थी गुस्से में। इनके फादर की हिस्ट्री में देखें तो अल्कोहलिक थे, मदर से बहुत अटैचमेंट था। ब्रेक्स रिलेशन इन एंगर, गुस्से में रिश्ते तोड़ देने की आदत थी। हाईली डिमांडिंग एंड मनी माइंडेड, बहुत ज्यादा पैसा पकड़ने की आदत थी, मतलब हस्बैंड कहीं एक्स्ट्रा खर्चा ना कर दे ससुराल में, उन्हें उस चीज का भी कैलकुलेशन दिमाग में रहता था कि पैसे बचाने हैं बस कैसे भी। विनिंग कंपल्शन, हर चीज में जीतना पसंद है। स्टेज डेयरिंग, ये हिस्ट्री उन्होंने दी थी, बट स्टेज डेयरिंग उतना जितना रट के वो जवाब दे सकती थी, कोई डिबेट हुआ या कुछ हुआ तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, यदि उनको एक कविता रटा दी गई है वो रट ली है तो उतना जाके वो बोल देंगी। कंफ्यूजन, कोई डिसीजन लेना हो तो वो ले नहीं पाती। नो थॉट प्रोसेस ऑफ ओन, ऑलवेज डज व्हाट हस्बैंड सेज, मदर फादर और हस्बैंड टेक्स डिसीजन फॉर मी। घर में खाना क्या बनना है, 4 मेहमान आ रहे हैं, घर में खाना क्या बनना है वो उसका भी डिसीजन नहीं ले पाती थी,
उनके मायके वाले भी आ रहे हैं यदि, और उन्हें पता है कि सब्जियां क्या पसंद है, लेकिन वो उस चीज का डिसीजन नहीं ले पाती थी। उनका था सास बताएंगी, हस्बैंड बता दे क्या बनना है, जो बता दो वो बन जाएगा, पर अपना दिमाग यूज नहीं करना। शादी से पहले उन्हें एक कंफ्यूजन था, एक बंदे से उनका अफेयर था जो कि सेक्रेटरी था ऑफिस में, और एक प्रपोजल आया था जो कि मेडिकल शॉप में था जिनसे इनकी शादी हुई है। उसमें भी ये अपना कैलकुलेटिव मतलब माइंड यूज करने की कोशिश कर रही थी कि मैं किसे चुनूं। मीन्स लव वॉज नॉट द प्रायोरिटी, प्यार प्रायोरिटी नहीं था कि जिस बंदे से अफेयर है उससे शादी करनी। उनके लिए ये था कि पैसा कहाँ सही है, कहाँ मुझे चुनना चाहिए। मनी माइंडेड इतनी थी। रूटीनिस्ट लाइफ, लाइफ में एक भी फेर बदल उन्हें पसंद नहीं। यदि सुबह से शाम तक का रूटीन उनका डिसाइड है कि सुबह उठ के नहाना, खाना बनाना, घर में झाड़ू पोछा बर्तन, ये शाम को इतना काम, बस। यदि उनको अचानक से बोल दिया जाए कि आज पार्टी में जाना है, वो बहुत ज्यादा परेशान, अरे रूटीन गड़बड़ हो गया, शाम का खाना कैसे करेंगे, शाम का ये काम कैसे होगा। तो एक रूटीन में लाइफ जब तक है तब तक ठीक है, जरा भी रूटीन से लाइफ बिगड़ी उन्हें पसंद नहीं आता था। फियर ऑफ डार्क, बीइंग परस्यूड, ऐसा लगता था कोई पीछा कर रहा है, कोई पीछा कर रहा है, मतलब हमेशा हर वक्त पीछे पलट कर देखना कहीं कोई आया है क्या। एक डर, एक घबराहट, बहुत डरपोक, बहुत टिमिड, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, laughs in fighting, laughs in anger। एक रूब्रिक है लाफिंग कॉजलेस, लाफिंग इमोडरेटली। तो ये उसके अंदर आता है कि कोई वजह ना हो तब भी हंसना, जहां नहीं हंसना, लाफ्स ओवर सीरियस मैटर, मतलब जहां नहीं हंसना है वहां भी हंसना। रिवेंजफुल रही है, किसी ने एक दो बातें सुनाई तो ये चार सुना देती है, बदला तुरंत लेना। सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, रिवेंजफुल, मनी माइंडेड एंड टॉकेटिव, बातूनी बहुत ज्यादा। एंजाइटी और न्यू वर्क, कोई नया काम दे तो घबराहट होती है, एज कहा भी आपको कि रूटीनिस्ट है, एक ही लाइफ इन्हें बर्दाश्त होती है। गुस्सा बहुत ज्यादा, बीइंग डोमिनेटेड बाय फैमिली, फैमिली के द्वारा डोमिनेट की गई। इन्हें लगता है कि इनकी कोई तारीफ नहीं करता, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, जबकि हस्बैंड उनके साथ आए थे, उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया, बट वो फील ही नहीं कर पाती। लव्स अनकंट्रोलेबल, टिमिड, डिपेंड्स ऑन अदर फॉर डिसीजन, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं था। मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, इनको कंसीव करना था और सोराइसिस था। शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ, ये चाहे तो वक्त दे सकती थी कि कंसीव करना जरूरी नहीं है, बट इनके दिमाग में था मैम सोराइसिस तो आप छोड़ो, बस ये बता दो कि मैं बच्चा यदि कंसीव करती हूँ उसे ना हो जाए, मेरा तो जो है वो छोड़ो। मतलब दिमाग में इस चीज को वो क्लियर नहीं कर पा रही कि खुद की बीमारी ठीक होना जरूरी है या नहीं। आप एक न्यू लाइफ लाने तैयार हो, लेकिन, और वो भी कोई फैमिली प्रेशर नहीं था कि हस्बैंड प्रेशर दे रहे हो या सास ससुर दे रहे हो, कोई प्रेशर नहीं। इनको खुद को ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरी खुद की हेल्थ प्रायोरिटी है या एक बेबी लाना प्रायोरिटी है। तो मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, क्लिंगिंग, एक पिलो है इनका, उसी के साथ क्लिंगिंग, कि वो जहां जाएंगी, मायके जाएंगी, कहीं घूमने भी जाएंगी, वो पिलो साथ जरूर जाएगा। स्लो बट टॉकेटिव एंड डिजायर्स मोर देन शी नीड्स, जितना चाहिए उससे ज्यादा खरीदने की आदत है। कभी मार्केट जाएंगे तो 1 किलो सेब चाहिए तो ये 5 किलो जरूर लाएंगे, भले वो सड़ जाए फिक जाए, लेकिन डिजायर्स मोर देन शी नीड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनालिसिस। हम केस का एनालिसिस करते हैं कि इनको आखिर हमने मेडिसिन जो दी वो किस बेस पे दी। वापस स्लाइड्स बैक करती हूँ। इसमें रूब्रिक के बेस पे ना जाते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी गई, एक ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन को समझ के। लास्ट जो मैंने लेक्चर दिया था उस पे बाइपोलर पे, वो रूब्रिक बेस्ड था, इसको मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड प्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर। तो पेशेंट में डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, जैसे नो थॉट प्रोसेस ऑफ ओन, डिपेंडेंसी है डिसीजन के लिए, इररिजोल्यूट है, खुद का कोई डिसीजन ही नहीं है, सेल्फ डाउट है कि मैं पता नहीं सही करूंगी नहीं करूंगी, कैसा रहेगा, नई सिचुएशन का फियर है, आउट ऑफ रूटीन नहीं रह सकती। और हर एक चीज उन्होंने कंफर्म की है ड्यूरिंग केस टेकिंग। मैंने एक एक सवाल जो भी किया
यदि मैंने पूछा आपका बचपन कैसा था, आप बताइए, अच्छा मेरा, मैं बचपन ही पूछ रहा हूँ ना पक्का, मतलब इट्स लाइक दैट कि उनने हर एक चीज अपने कंसल्टेशन में वापस रिपीट की, कंफर्म की, फिर सोच के धीरे धीरे स्लोली आंसर दिया। विल नहीं थी इनकी कुछ खुद की, टिमिड है, बैशफुल है, कॉन्फिडेंस नहीं है, और फुलिश बिहेवियर रहा है, बिना बात के हंसना, जहां मैंने पूछा झगड़ा होता है घर में, उसमें वो उन्हें हंसी आ रही है। मतलब इट्स लाइक कि उन्हें सेंस ही नहीं है कि वो किस चीज में हंस रही हैं। लर्निंग डिफिकल्ट है, मिसप्लेस्ड है। मिसप्लेस्ड में एक चीज और है, इनका सुबह जैसे 10 बजे इनके हस्बैंड को शॉप खोलने जाना, मेडिकल शॉप में थे, तो उस वक्त खाना बना के खिलाना जरूरी था। 10 बजे वो खाना खा के जाते थे, उनका रूटीन वो था। बट ये खाना नहीं बना पाती थी, इनके लिए था नहीं, पहले पूरे घर की सफाई करनी है, भले हस्बैंड भूखे चले जाएं। तो उन्हें उस चीज की प्रायोरिटी उन्होंने कभी डिसाइड नहीं कर पाई। 3 साल से उनके हस्बैंड 12 बजे आके, स्पेशली दुकान खोलने के बाद 12 बजे 15 मिनट के लिए घर आके खाना खा के जाते, क्योंकि खाना नहीं बनाती है। और उसका रीजन ये है कि क्लीनिंग, साफ सफाई ज्यादा जरूरी है, खाना वगैरह बनता रहे, मतलब प्रायोरिटी डिसाइड नहीं है इनकी। क्लिंगिंग है, तो बराइटा ग्रुप पूरा एक डिसाइड किया। बराइटा में वाई बराइटा सेल्फ, तो बराइटा सेल्फ इज बिकॉज हॉट है, डिजायर मोर देन शी नीड्स, हाईली टॉकेटिव, हॉट, थर्स्टी, इस बेस पे बराइटा सेल्फ ली गई। सो 6 अक्टूबर 2017 में बराइटा सेल्फ 200 का सिंगल डोज दिया। 8 नवंबर फॉलोअप्स पे आई। वन वन मंथ के बाद नेक और हैंड का 50% रिकवर हो चुका था। क्रैक, सबसे पहले इसमें स्केलिंग जाती है, स्केलिंग हटेगी, पाउडरी फॉर्म जो है वो हटेगा, स्केलिंग हटेगी, कट्स और ब्लीडिंग हटेगी, वो नॉर्मलाइज हुआ, और जो स्किन थी वो इन्फ्लेम्ड रही, सिर्फ रेडनेस रह गई। रेडनेस रही, इट मींस पूरा बैक कर गया है। ये हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के थ्रू है। 10-1-18 ऑलमोस्ट 70% नेक हैंड्स का चला गया था। उसके अलावा बाकी बॉडी भी इनकी धीरे धीरे रिकवर हुई, और विद इन बाय अप्रैल वो कंप्लीट क्योर हो चुकी थी। सो दिस इज अबाउट होल केस कि बराइटा सेल्फ 200 सिंगल डोज ने कवर करा, और इसमें हमने कभी बेराइटा सल्फ को रिपीट भी नहीं किया, कोई और मेडिसिन भी एड ऑन नहीं की गई। तो दिस इज ऑल अबाउट द केस। लेट्स अंडरस्टैंड बराइटा कार्ब, दैट मीन्स बराइटा ग्रुप एग्जैक्टली। मिसप्लेस्ड होती है, मिसप्लेस्ड मीन्स इन्हें कभी प्रायोरिटी नहीं पता होती है कि हमें क्या करना है, सफाई करना है कि खाना बनाना है, बच्चे को देखना जरूरी है या घूमने जाना जरूरी है। एक पेशेंट आई थी, उनका भी बराइटा मेडिसिन निकली थी। उनके लिए ये था कि बच्चे को स्कूल छोड़ने से ज्यादा उनके लिए उनकी किटी पार्टीज या सुबह से कहीं भी वॉक पे या कहीं घूमने चले जाना ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें मिसप्लेस्ड में देखने मिलती हैं। इनएडेप्टेबल रूटीनिस्ट होते हैं। एक बहुत अच्छा एजुकेटेड सर्जन भी बराइटा हो सकता है। रीजन इज कि बराइटा ऐसा नहीं है कि फुलिश ही रहेगा, बट वो अपनी फील्ड में परफेक्ट रहेगा, उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं समझ आता, वो एक परफेक्ट पर्टिकुलर उसमें सर्जरी करता रहेगा, बट बाकी किसी चीज में दिमाग नहीं यूज कर सकता है। टिमिड होता है बराइटा ग्रुप, फुलिश बिहेवियर होता है, बहुत ज्यादा इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि क्या करें क्या ना करें। कभी जैसे स्पाउस के साथ या पेरेंट्स के साथ बच्चे आते हैं, तो लगभग सारी हिस्ट्री वो देते हैं, इन्हें खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या ओवर कॉन्फिडेंस शो तो करेंगे, बट वो फुलिशनेस के साथ अपने आप दिखेगा। जब भी ये केस देंगे तो इनकी बातों में ही फुलिशनेस नजर आ जाएगी। फिजिशियन का कोई क्वेश्चन होगा, उसे बार बार रिपीट करेंगे, प्लस रिपीट करने के साथ साथ उसको सोचेंगे, समझेंगे, रुक के आंसर देंगे, बहुत स्लोनेस रहेगी उनके आंसर में, और विथ फुलिशनेस रहेगी। हम पूछ कुछ रहे हैं, जवाब कुछ और आते हैं, बार बार मिस्टेक करते हैं,
एक ही मिस्टेक बार बार की जाती है, और ये फिक्स्ड जॉब में रहना, मतलब यदि कोई इंसान क्लर्क है तो क्लर्क ही रहना पसंद करेगा, वो दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि नई चीज आएगी एकदम से घबराहट लाएगी। तो नए काम का इतना फियर होता है, एक चीज में तो सेटल हो गए हैं वो भी बहुत मुश्किल से, तो अब नया चीज इन्हें नहीं चाहिए। कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा, ये करूं वो करूं क्या करूं, किसी ने बता दिया तो ठीक है, अदरवाइज खुद के दम पे डिसीजन लेना इम्पॉसिबल। उसके बावजूद डिफाइंड रहेंगे, अपनी जिद पे अड़ गए तो अड़ गए। एक पेशेंट थी, उनको शादी नहीं करनी था, वर्जन टू मैरिज था, लेकिन रीजन, एक उनकी सिस्टर है, उनकी शादी हुई, दो बच्चे हुए और बाद में उनका डिवोर्स हो गया। उनके दिमाग में वही हिस्ट्री एक घर कर गई कि नहीं, उनका तो डिवोर्स हुआ है, मतलब शादी बुरी चीज है तो बुरी ही चीज है, अब नहीं करनी तो नहीं करनी। जबकि बाकी तीन सिस्टर्स भी थी उनकी जो कि हैप्पीली मैरिड थी। दिस इज अगेन मिसप्लेस्ड इन रिलेशनशिप, उन्हें उन मिसप्लेस्ड इन ओपिनियन, उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि एक के साथ बुरा हुआ तो इट डजेंट मीन कि सबके साथ होगा। वो एक थॉट प्रोसेस फिक्सिटी रहती है, रिजिडिटी हो जाती है, दैट इज अगेन डिफाइंड भी रहेंगी, उस चीज में पलट के जवाब देना, ऑब्स्टिनेसी रहेगी, लाफिंग कॉजलेस, बिना बात के हंसना, लर्निंग डिफिकल्ट, पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल नहीं रहते, जीरो, एक फील्ड में यदि निकल गए तो निकल गए बहुत मुश्किल से वो पे। और केयरलेस रहेंगे, किसी की केयर नहीं, मॉडर्न गैजेट्स यूज करने में बहुत दिक्कत होगी इन्हें, कि कुछ नया दे दिया जाए हाथ में, नहीं, जो पुराने टाइप का मोबाइल है वो उसी में खुश है, इन्हें कुछ नया करने में मन नहीं होता। तो एक सिंगल रूटीनिस्टिक लाइफ के साथ, मिसप्लेस्ड के साथ, तो likewise Baraita can also cure this psoriasis. That's all. I have completed my lecture. Thank you. मैम अभी आधा घंटा ऑलमोस्ट टाइम है आपके पास, तो केस उस है तो उसको प्रेजेंट करिए या फिर इसी को और कंटिन्यू करिए। 10 मिनट बचेगा तो उस टाइम हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। अभी 8 हुआ है तो 8:30 तक हम लोग का लेक्चर है, तो केस को टॉपिक आप कंटिन्यू करिए। टॉपिक तो डन है एक्चुअली। इसका दूसरा केस निकालने में मुझे भी टाइम लगेगा, मैं रिकॉल करूं। पार्टिसिपेंट्स अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, तो मैम आंसर करेंगे उनका। एक्चुअली मैं थोड़ा स्पीड में दे गई, बट मेरा वो था 45 मिनट्स का ही प्रिपरेशन था, 5 मिनट पहले मैं फ्री हो गई। मुझे 45 मिनट्स का पता था एग्जैक्टली, 8:15 तक का, 5 मिनट थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता है। डॉक्टर संदीप सर ने सवाल किया है कि मैम एक बार ब्रीफ में एक्जिमा एंड सोराइसिस का डिफरेंस बता दीजिए। ओके, देखिए एक्जिमा एक इसको दूसरा नाम बोले तो क्रॉनिक डर्मेटाइटिस है। ये सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल लेयर तक रहता है, जैसे एपिडर्मिस तक, लेकिन सोराइसिस जो है वो डर्मिस तक भी इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, डर्मिस थर्ड लेयर है स्किन की, तो सोराइसिस डीप लेयर तक जाता है। इसका क्योर इसीलिए भी डिफिकल्ट होता है, प्लस इसमें स्किन शेडिंग है। एक्जिमा में कभी आपको शेडिंग नहीं मिलेगी, एक कभी भी देखें अंडर ब्रेस्ट एरिया में बहुत कॉमन है एक्जिमा, सोराइसिस से ज्यादा। सोराइसिस नहीं मिलेगा, सोराइसिस आपको मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, स्कैल्प सोरियासिस बहुत कॉमन है। देखिएगा पैचेस बनेंगे कभी हेयर कट वाले, बहुत पैचेस, एक एक हो गया आपको हैंड्स में मिलेगा, हाथ में, कान के पास, यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉमन है ये सोराइसिस, है ना, फिंगर्स वगैरह तक इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक्सटेंसर सरफेस, ये होती है एक्सटेंसर सरफेस बाहर की, एल्बो के इधर, ये हो गई एक्सटेंसर। लेकिन यदि अंदर की बात करें, ये हो गई फ्लेक्सुरल। एक्जिमा हमेशा फ्लेक्शन वाले एरिया में ज्यादा होता है, उसका रीजन है यहाँ जहां भी पसीना ज्यादा होगा,
वहां एक्जिमा ज्यादा डेवलप होता है, यहाँ पर पसीना नहीं आता, तो यहाँ सोराइसिस का है। यहाँ की स्केल्स जल्दी जल्दी चेंज होती हैं। तो स्केल्स कैसे चेंज, मतलब सॉरी, स्किन कैसे चेंज होगी? स्किन सेल्स 3 से 5 दिन में रिपीटिशन में चेंज होंगी, जो 28 से 30 दिन में हर किसी की नॉर्मल शेडिंग होती है। नॉर्मल एक रिप्लेसमेंट आता है, केराटिनोसाइट्स जो है वो मैच्योर ही 28 से 30 दिन में होता है नॉर्मली। लेकिन बहुत फास्ट यदि होने लगे 3 से 5 दिन में, तो एक कंटिन्यू इन्फ्लामेशन बना रहेगा। जब कंटिन्यू इन्फ्लामेशन होगा तो वो सोराइसिस है। एक्जिमा में इन्फ्लामेशन के साथ कई बार रेडनेस के साथ वो एक ब्लैक एरिया भी आ जाएगा, हमेशा रेडनेस नहीं रहेगी। अच्छा, एक्जिमा में बर्निंग नहीं होती, सबसे बड़ी बात है। सोराइसिस में आपको इचिंग के बाद बर्निंग और स्केल्स, वो पूरी स्किन ऐसी चैप्ड भी मिलेगी। एक्जिमा में भी चैप्ड होगी लेकिन बहुत कम होती है। और इसमें सिल्वरी व्हाइट स्केल्स सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम है सोराइसिस का। सिल्वरी व्हाइट स्केल्स इसलिए जो है, वो जब भी ऐसे करके रब करता है ना पेशेंट, ऐसा पाउडर झड़ता है, मतलब ऐसा पूरे आप फ्लोर पे देखोगे तो पाउडरी पाउडरी फॉर्म में झड़ा हुआ मिलेगा, वो है सोराइसिस। फ्लेक्सुरल एरिया में एक सोराइसिस होता भी है, वो हमने देखा भी था, फ्लेक्सुरल सोराइसिस या इनवर्स सोराइसिस। लेकिन स्केलिंग होना, सिल्वरी व्हाइट कलर के पैचेस बनना, ये एक पिक्यूलियर सिम्टम है। ये ऑटो इम्यूनिटी है, इसीलिए इसको डीप लेवल पर इसका मेंटल कॉज लेके ही ट्रीटमेंट हो सकता है। एक्जिमा ऑटो इम्यूनिटी नहीं है। एक्जिमा तो जैसे एलोपैथ्स यूज करते हैं ना, ट्रॉपिकल स्टेरॉइड्स वगैरह या कुछ ऑइंटमेंट दे दिया तो एक्जिमा चला भी जाता है, कुछ दिन के लिए वापस आ जाता है। सोराइसिस जाता ही नहीं है उनके उस ऑइंटमेंट से, बस वो विटामिन डी दे देंगे, धूप में बैठने बोल देंगे और कुछ मेडिसिन देंगे, वो जाता ही नहीं है सोराइसिस, कुछ भी कर लें उसको। जब तक मेंटल कॉज के थ्रू नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ा है स्केल्स का डिफरेंस और आपका ईचिंग वाला मैटर। ये देखिए, ये जो स्केल्स हैं, ये पर्टिकुलर एक प्रेजेंटेशन ही सोराइसिस का दे रही है। ये आपको दिख रहा है, ये वाइट सिल्वरी वाइट अपीयरेंस बहुत मैटर करता है इसमें। आई होप क्लियर हुआ या कुछ और है? और एक्सटेंसर फ्लेक्सुरल सरफेस आप पूछेंगे ना तो आपको पता चलेगा, पहले एल्बो में स्टार्ट हुआ, बाद में अंदर, अंदर भी आ गया तो चलेगा, लेकिन ये बाद में आएगा। पहला फर्स्ट प्रेजेंटेशन हमेशा एक्सटेंसर सरफेस देगा सोराइसिस, और एक्जिमा जो है फर्स्ट प्रेजेंटेशन आपका हमेशा फ्लेक्सुरल देगा। और कुछ किसी मैम का डॉक्टर सवाल? गणेश मैम डॉक्टर गणेश सर का एक क्वेश्चन है। हम्म। Have you ever experienced in any case responded well by chili medicine, but the patient is hot and the other genres match, or only hot medicine will show the result? Is बहुत ज्यादा any chili हाईली medicine will? सिफिलिटिक केसेस होते हैं ना, जब हाईली सिफिलिटिक केसेस, उसमें जनरल्स हॉट थर्मल्स मैटर करता ही नहीं है। जैसे रिमोटॉइड आर्थराइटिस का केस, वो हाईली ऑटो इम्यून डिसीज है, सिफिलिटिक केस है, उन केसेस में हॉट चिली का मैटर ही नहीं करता, क्योंकि वो उस लेवल से काफी ऊपर हो चुका होता है। सोराइसिस इज नॉट अ सिफिलिटिक डिसीज, है ना, ये सिफिलिस नहीं है, साइकोसिफिलिस में आएगा, फेटल नहीं है ये एग्जैक्टली, है ना। इसीलिए इसमें हम जनरल्स को लेते हैं। सबसे ज्यादा हॉट और चिली जो हम कवर करते हैं वो एक्यूट में करते हैं, क्योंकि एक्यूट डिसीजेस में इनका रोल है। बट क्रॉनिक, और क्रॉनिक में भी जो सिफिलिटिक चली जाएंगी, उसमें हॉट चिली इतना मैटर नहीं करती। वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल, और रादर देन उसमें बहुत ज्यादा हाईली सिफिलिटिक होंगे तो उसमें सिफिलिटिक रूब्रिक्स पे जाना पड़ता है हमें, बल्कि डिल्यूजन्स हो गए, डिलीरियम्स हो गए। लास्ट लेक्चर में मैंने डिल्यूजन और डिलीरियम में डिफरेंस भी बताया था। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं उसमें, क्योंकि जहां फॉल्स परसेप्शंस नहीं होंगे वहां सिफिलिस होना ही नहीं है। तो सिफिलिटिक केसेस में हमें ये हॉट और चिली का मैटर नहीं करता। आई होप क्लियर हुआ। यदि नहीं हुआ तो आप मुझे वो Okay, भी रिस्पॉन्ड। thank you so much, ma'am. Ma'am, one more question from my side. हम्म। Ma'am,
एक्जिमा और सोरियासिस में अगर हम सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट को देखें, किस केस में सबसे ज्यादा पेशेंट्स के अंदर किस केस में सबसे ज्यादा? सबसे मुझे ज्यादा मार्क्ड मिलेगा कि हाँ सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज्यादा मार्क्ड है इन सोराइसिस में, एक्जिमा ऑब्वियसली सोरियासिस? सोराइसिस में। एक्जिमा में फियर है। एक्जिमा एक होता है ना, कैसे समझाऊं, ये दो बीमारियां हैं। यदि आपको नॉर्मल कॉफिंग है और निमोनिया है, विच वन इज सिवियर? निमोनिया ऑब्वियसली, यस मैम। है ना? तो एक्जिमा और सोराइसिस में एक्जिमा से ज्यादा सीवियर जो डिसीज है वो है सोराइसिस। ये ज्यादा साइकोसिफिलिटिक लेवल पर है। तो जो ज्यादा सिवियरिटी की तरफ जाएगा वहां ज्यादा डिस्ट्रक्शन मेंटल लेवल पर मिलेगा। एक्जिमा कभी फेटल नहीं हो सकता। हमने इसकी एक वैरायटी देखी है, फेटल भी हो सकता है, एरिथ्रोडर्मिक जिसका नाम है, वो प्लाक सोरियासिस का ही मेजर रूप है एग्जैक्टली। ठीक है, एरिथ्रोडर्मिक अलग से कुछ नहीं है। प्लाक सोरियासिस ही यदि बहुत ज्यादा रिपीटेड आए, बढ़ता जाए, ओवरऑल बॉडी कवर कर ले, तो ये फेटल हो सकता है। टेम्परेचर का रेगुलेशन खराब कर दे, उसको डिस्ट्रॉय कर दे, है ना? और इसका जो सोराइसिस है वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन के लेवल पर, इसीलिए मतलब डिसीज डिस्ट्रक्शन पे है, तो मेंटल कॉज भी डिस्ट्रक्शन में जाएगा। सिफिलिटिक रूब्रिक्स में आप कभी भी देखोगे तो सिफिलिस में हमेशा मिलेगा ऑटो इम्यूनिटी के रूब्रिक्स आएंगे कि सेल्फ डिवेल्युएशन, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, या फिर स्किल डिजायर टू, उसको मारने का मन है, किसी का रहता है कि हाँ मेरा मन बस चले तो मैं उसे मार डालूं। या सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, बार बार सुसाइडल अटेम्प्ट करना। डेथ डिजायर एक रूब्रिक है कि हाँ मुझे मरना है, कुछ अटेम्प्ट नहीं करूंगा लेकिन मुझे मरने का मन है। मतलब वो सारा डिस्ट्रक्शन है, जहां आप बहुत कुछ खत्म करने के लेवल पर खड़े हो। अपनी लाइफ खत्म करो, चाहे अगले की खत्म करो, चाहे कुछ करो, ऑटो इम्यूनिटी है ये। तो सोराइसिस खुद में एक ऑटो इम्यूनिटी, तो ऑटो इम्यून डिसीज है, तो मतलब डिस्ट्रक्शन माइंड में बहुत सिवियर होगा। एक्जिमा ऑटो इम्यून नहीं है। एक्जिमा यदि ऑटो इम्यून नहीं है तो वहां जी पर, मैम। हाँ, तो ये वो नहीं हो सकता, है ना? इसमें नहीं है। Thank you so फिर वो much, ma'am. Then one more question from Dr. Sandeep Sairal, sir. हम्म, Ma'am, any tips to deal with psoriasis cases? हम्म, ऐसा कुछ टिप्स नहीं है। मैं जो अप्रोच करती हूँ पर्सनली, तो मैं पहले पूरा केस लेती हूँ, बिना सोचे कि क्या बीमारी है, पहले पूरा केस लेंगे। लास्ट में उस डिसीज से रिलेटेड इमोशनल कॉज पे फोकस करके कि कहाँ सेपरेशन हुआ। सेपरेशन हुआ तो वो तो क्वेश्चन हो गया, मतलब वो डायरेक्ट क्वेश्चन, वो एक कॉज बता रहा है आपको। तो सेपरेशन के बाद आपका रिएक्शन क्या रहा। कुछ केसेस जो सोराइसिस के ट्रीट हुए हैं वो कुछ रूब्रिक बेस्ड भी रहे हैं मेरे, लेकिन उसमें वहां डायरेक्ट सेपरेशन मिला, उस पे रिएक्शन मिला कि किसी को बहुत ज्यादा एक केस था, एग्जांपल बता देती हूँ। मदर को सोराइसिस हो गया था और उनका बेटा जी। अमेरिका में शिफ्ट हो गया था। तो बेटा गया है, उसके 6 महीने 4 महीने बाद ही उन्हें सोराइसिस हुआ, बहुत सीवियर हुआ। वो उन्होंने उसे कंप्लीट डिटैचमेंट मान लिया कि मेरा बेटा चला गया, अब लौट कर नहीं आएगा ये कभी अमेरिका से। उस चीज का डर बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और उसपे जो था, तो उसमें जब पूछा कि ऐसा क्यों भाई, हस्बैंड है, दूसरे बच्चे हैं, 2 बच्चे और हैं आपके, तो इतना क्या एकदम अटैचमेंट? बोली नहीं मैम, उसी में जान बसती है मेरी, उसी में जान बसती है, बस वही है मेरे लिए सब कुछ। हस्बैंड कुछ नहीं है मेरे लिए, मेरे ये 2 बच्चे कुछ नहीं है, मैं इनको नहीं गिनती अपनी लाइफ में, मेरे लिए वो बस सब कुछ है ऐसा। तो एक है डिल्यूजन, शी इज एग्जिस्टेड इन अनदर पर्सन। पायरोजन सिंगल मेडिसिन रूब्रिक है उसमें। वो मेडिसिन दी थी कि तोते में बिल्कुल जान अटकी सी है, मतलब उसी पर्सन में जान अटके रहना कि मैं खुद हूं ही नहीं, मेरा वजूद भी नहीं है, मेरे हस्बैंड का भी नहीं है, मेरे 2 बच्चों का भी नहीं है, जो है मेरे लिए बस वही है। तो शी इज एग्जिस्टेड इन अनदर पर्सन। तो वो पायरोजन से क्योर हुई थी। तो एज सच कोई अप्रोच नहीं होती, केस पूरा लेना होता है हमेशा, मेंटल कॉज देखना होता है, उस पे उनके रिएक्शन क्या है। हम जब पूछेंगे कि आपको ये बीमारी कब से हुई, क्यों हुई, उसके पहले क्या क्या घटनाएं घटी आपकी लाइफ में, बच्चे बाहर गए, हस्बैंड से किसी का डिटैचमेंट हुआ, किसी का डिवोर्स हुआ, कहीं कोई फैमिली में एक्सपायर हुआ, उसके बाद आपका क्या रिएक्शन रहा, आपने
मतलब आपने उस चीज को किस वे में लिया। किसी को शॉक लगता है, कोई सोचता है नहीं मेरी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी खत्म हो गई यार, मैं कैसे जीऊंगा। किसी को इमोशनल बहुत ज्यादा लॉस फील होता है। तो कौन सा लॉस फील हो रहा उस बेस पे हम देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल भी कई बार देनी पड़ती, कई बार रूब्रिक्स हमें मिल जाते हैं बहुत अच्छे, तो हम उस बेस पे भी देते हैं। ठीक Okay, thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. है। ओके। Thank you for explanation. Ma'am, one more question from Dr. Ram Pravesh Shah sir. उन्होंने पूछा है कि without SORA is psoriasis disease happening? सोरा तो सबका बेस है ही, लेकिन जो ज्यादा प्रोमिनेंसी पे जाता है सोरा तो एक जो जनरल इन्फ्लामेशन है वो सोरा ही था। जहां ये माइनर, आप ये इस पिक में देखेंगे ये इन्फ्लामेशन है, दिस इज सोरा। सोरा बिना कुछ है ही नहीं, कोई बीमारी नहीं है। सिफिलिस, सिफिलिटिक डिसीज भी सोरा से ही स्टार्ट होगी। एक नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम दैट इज सोरा। लेकिन वो उसको ड्रॉप करके या उसके आगे जो मूव ऑन होगा वो साइकोसिफिलिटिक में जाता है। अब जैसे डायबिटीज है वो तीनों उसमें होंगी कि इनिशियल शुगर लेवल अप डाउन हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, दिस इज सोरा। वहां हमें मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। बट सोरा के आगे Oh, डायबिटीज यदि हमने मेडिसिन दी और स्टेगनेंट हो गई कि दवा लेने के बाद भी 200 250 200 250 300 मैनेज रहती, उतनी रहती, 300 से पार नहीं करेगी, लेकिन हाँ वो एक लेवल पर आ गई, स्टेगनेंट हो गई, दैट इज साइकोसिस। लेकिन यदि उसको क्रॉस कर जाए, सिफिलिस तो एकदम पीक में कि हाँ 600 700 पार कर गई, दैट इज सिफिलिस। डायबिटीज अकेली तीनों कवर कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक है तो वो सिफिलिस ही होगा अकेला या सिर्फ सोरा ही होगा। इनिशियल हमेशा सोरा होगा कि जो बेसिक इन्फ्लामेशन है वो सोरा रहता है। ठीक okay, okay, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, thank you, ma'am. Ma'am, next question from Dr. Sandeep Saral sir. Which medicine link with detachment or covering the detachment or the जितनी भी emotional state of the डिस्ट्रक्टिव patient? मेडिसिन हैं, बराइटा यहाँ पर फुलिशनेस और इन सब की वजह से आई है, अदरवाइज डिटैचमेंट के लिए मर्क ग्रुप है पूरा। डिस्ट्रक्टिव मेडिसिन जो देखेंगे मेटल ग्रुप है। प्लेटिना खुद में एक बहुत बड़ी मेडिसिन है जो कट ऑफ करके रखती है, किसी ने कुछ गलत किया तो सीधे कट ऑफ है ना। एक मर्क ग्रुप हो गया, ऑरम है, ऑरम भी डिटैच कर लेता है, लेकिन जी वो मैम। एकदम लास्ट में करता है। बहुत कुछ सहते सहते जहां उसका मन हुआ लास्ट वहां वो ड्रॉप करके या तो सुसाइड में चला जाएगा, एकदम जी सुसाइडल अटेम्प्ट में ना। तो ऑरम है, मेटल ग्रुप आ जाता है पूरा का पूरा। जो स्ट्रॉन्ग, जिनका स्ट्रॉन्ग विल है वो आ जाते हैं, लेकिन वीक विल्ड वाली इसमें आई है जो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे आई है। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ डिटैचमेंट अकेला, यहाँ डिटैचमेंट उसे मिला ही नहीं, कॉज नहीं मिला। वो मैंने कॉज बताया, वो 90% केसेस में होता है, 10% केस ऐसे होते हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पेशेंट देखने होते हैं। क्योंकि हर कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता, पेशेंट इतने एक्सप्लेनेटरी नहीं होते हैं कि वो बता दें कि हाँ मेरा डिटैचमेंट हुआ। इनका कॉज ये हो सकता था कि बॉयफ्रेंड से डिटैचमेंट हुआ और हस्बैंड यहाँ शादी होके आई और यहाँ पर ये एटमोसफेयर मिला, लेकिन पेशेंट ने एक्सेप्टेंस ही नहीं दिया। बहुत तरह से पूछा गया बट वो चीज नहीं मिली, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मिला वो बेराइटा मिल गया, क्योंकि ओ पेशेंट उतना फुलिश है कि वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता ना। जी 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 मैम। हम्म। मैम, लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर राम प्रवेश सर ने पूछा है कि क्या हम सोरा को ये सोच सकते हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव? नहीं, सोरा कुछ नहीं है, सोरा इज द बेस ऑफ द लाइफ, सोरा इज द नीड ऑफ द लाइफ। सोरा फूड वाटर एयर है, नथिंग एल्स। सोरा एक यदि हम देखें तो सोरा बेसिक नीड है। सर्दी होना, खांसी होना, बुखार होना, ये बेसिक नीड है। यदि ये नहीं होगा तो आपको इंटरनल कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा। सोरा नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है। सोरा को यदि हम पैथोलॉजी से मिला के बात करें तो सोरा इज इन्फ्लामेशन। साइकोसिस जी ओवर ग्रोथ होती है, इंड्यूरेशंस होते हैं जो हमने पढ़ा है पैथोलॉजी में, सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, है ना। एंड डिस्ट्रक्शन लाइक अल्सर्स, जी। दीज आर सिफिलिस। सो इन्फ्लामेशन बेसिक वो है, तो वो कभी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। सोरा तो एक अच्छी ही चीज है कि हाँ सोरा आप हर किसी के लिए जरूरी है। जैसे सोरा एक नीड है, बॉडी जी नीड है। जी। फूड वाटर और एयर आपकी नीड है, दैट इज सोरा।
ये कॉम्प्रोमाइज होंगी तब आप डिसीज्ड होगे। ओ- सबसे पहले बॉडी में अडेप्टेशन आता है कि हाँ एक चांटा पड़ा तो पर्सन अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा कि यार ठीक है उस इंसान से थोड़ा दूर रहो, अभी दूसरा ना पड़ जाए, दूसरा पड़ा गाल लाल हो जाएगा, दैट इज इन्फ्लेमेशन। वो सोरिक रिस्पॉन्स आया बॉडी का कि यार लाल हुआ। बार बार पड़ा तो एक थिकनिंग हो जाएगी, वहां पर एक गाल हार्ड हो जी जाएगा, जी दैट इज जी मैम। साइकोसिस। वो इंड्यूरेशन बना दिया और पड़ता गया और पड़ता गया तो वो अल्सर बना देगा, डिस्ट्रक्शन, वो फट डिस्ट्रक्शन में। जाएगा, ओके मैम, डिस्ट्रक्शन हो गया। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, इफ अगर हम्म पेशेंट किसी चीज से डिटैच, एक होता है कि डिटैचमेंट इज द कॉज, हम्म इफ एक होता है कि पेशेंट उस चीज से वो चीज उसको मिल ही नहीं पा रही है, एक होता है उस चीज से उसे दूर जाना है, एक होता है वो उस चीज तक जा ही नहीं पा रहा, सो इज दिस वन कॉज, हम कह सकते हैं इसे कि हाँ ये भी कॉज हो सकता आप है? एक्सप्लेन करिए कि किस चीज बिकॉज तक नहीं जा पा डिटैचमेंट रहा है। दोनों कंडीशन, एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लाइक दीजिए, मैं अगर कोई एक्सप्लेन भी करती हूँ। इमोशनल है, एक होता है किसी इंसान, एक होता है मैम लाइक किसी इंसान से मैं अलग हो गया, एक होता है मैं अलग होना चाहता हूँ, डिटैच होना चाहता हूँ, एक होता है मैं डिटैच हो गया, सो दोनों। होना चाहता हूँ तो डिजायर है, वो डिसीज का कॉज कैसे बनेगा? यदि कोई पर्सन डिटैच होना चाहता है वो तो उसका नॉर्मल फॉर्म है कि हाँ मैं होना चाहता हूँ। आप यही कह रहे हैं, शायद मैं कुछ कंफ्यूज हो रही हूँ क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन गड़बड़ है या मैं समझ नहीं पा रही हूँ? हेलो। हेलो हाँ बोलिए। मैम, एक्चुअली थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम है तो आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है, इस वजह से रीजन हाँ नहीं। हाँ, नहीं एक बार आप फिर से बोलेंगे? ये देखिए हाँ डिटैच मैम ये होना चाह रहा है ये कह रहे हैं ना आप? हाँ, एक होता है हाँ अटैच होना चाह रहा है, तो क्या ये भी एक कॉज हो सकता है क्या स्किन नहीं कभी डिसीजेस के नहीं। लिए? बस ये वो क्वेश्चन होना था। चाह रहा है, वो होना चाह रहा है तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। जो हम चाह रहे हैं वो प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? जो हम नहीं चाह रहे प्रॉब्लम तो वो कर रहे हैं ना। हमारी नीड है कि हमें ये चाहिए और वो चीज फुलफिल नहीं हो रही, फिर हम उस पर ओवर थिंक कर रहे हैं, ब्रूडिंग हो रही है, या हम बार बार उसी चीज को सोच रहे हैं, दिमाग वहां लगा है, हमें शौक लग रहा है, हम स्ट्रेस्ड हो रहे हैं। स्ट्रेस बिना कैसे चीजें पॉसिबल है? जो हमारी विश है वो तो कभी हमें बीमार करेंगी ही नहीं ना। ओके मैम, ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके। नितीक्षा मैम, मैम को धन्यवाद ओवर देकर टू यू सर। हैंड ओवर करेंगे मीटिंग। ओके। मुझे आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, उन्होंने हमें सोरियासिस रोग और होम्योपैथी को लेकर हमारा इतना मार्गदर्शन किया, सो धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके, थैंक यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म।